मेरा नाम अशोक चौधरी है और आज का इस वीडियो लेक्चर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पार्ट 2 आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में। नैनो टेक्नोलॉजी के नए नए इनोवेशंस क्या हैं और अभी प्रेजेंट के अंदर क्या हो रहा है और एग्ज़ाम्स के अंदर नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो प्रौद्योगिकी जिसको हिंदी के अंदर बोलते हैं, इसकी एक साधारण सी डेफिनेशन है जिसके अंदर बोला जाता है कि 1 मीटर का अरबवां भाग, 1 अरबवां भाग 1 नैनोमीटर कहलाता है। 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ ये पार्ट होता है किसी भी कोई भी पार्ट पदार्थ है, उसका इतना बड़ा भाग होता है जो नैनोमीटर की रेंज के अंदर आता है, जिसको नैनो पार्टिकल्स हम कहते हैं। नैनो पार्टिकल होगा, उसकी जो साइज होगी 1 से लेकर के 100 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर क्या होगा? 1 × 10⁻⁹ और 100 नैनोमीटर क्या होगा? 100 × 10⁻⁹ ये रेंज लगभग बताई गई है। इस रेंज के अंदर आने वाले पार्टिकल्स होंगे वो नैनो पार्टिकल्स होते हैं। अब नैनो प्रौद्योगिकी के अंदर क्या इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए, वो ये है कि नैनो प्रौद्योगिकी वैसे एक बहुत बड़ा वाइड टॉपिक है। इसके अंदर जो एग्ज़ाम्स के अंदर पूछा जाएगा वो जनरली यही पूछा जाता है कि करंट के अंदर जो नैनो प्रौद्योगिकी के अंदर क्या क्या नए इनोवेशंस किए गए हैं, वही जनरली एग्ज़ाम्स के अंदर पूछा जाता है। अब यदि पूरा बैक डिटेल्स के अंदर जाओगे तो नैनो प्रौद्योगिकी बहुत ही वाइड और बहुत ही वाइड इंजीनियरिंग कोर्स है, जिसको पूरा डिटेल में नहीं पढ़ सकते हम। तो एग्ज़ाम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि जो करंट के अंदर, अभी प्रेजेंट के अंदर, पिछले 2-3 सालों के अंदर क्या क्या नए नए बड़े इनोवेशंस हुए हैं नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर, हमें वही डिस्कस करने और वही उन्हीं के बारे में अपने को पढ़ना है। वही एग्ज़ाम्स में आते हैं जनरली देखा गया। अब जैसे कि एक नया टर्म आई है, नैनो मिसल्स। एक नैनो मिसल्स, ये कुछ पार्टिकल्स हैं जो अभी रिसेंटली इनोवेट हुए हैं। इनकी नेचर होती है एम्फीफिलिक। एम्फीफिलिक क्या होता है? जो एम्फीफिलिक का मतलब वो होता है जिसके अंदर हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों टाइप के पार्ट हों। हाइड्रोफिलिक मतलब जो जल से स्नेह करे और हाइड्रोफोबिक मतलब जो जल का विरोधी हो। जैसे कि उदाहरण के रूप में मैंने पिछले जो इसकी वीडियो का पार्ट 1 था जिसके अंदर मैंने डिस्कस किया था साबुन और अपमार्जक, जिसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक तो हाइड्रोफोबिक भी होता है, हाइड्रोफिलिक भी होता है। तो नैनो मिसल्स होते हैं, उनकी भी वैसी प्रॉपर्टी है। इनके भी 2 पार्ट होते हैं कि एक हाइड्रोफोबिक और एक हाइड्रोफिलिक, जिसको हम एम्फीफिलिक बोलते हैं, जिनके अंदर दोनों टाइप की प्रॉपर्टी होती है। इनका ये नेचर होता है नैनो मिसल्स का। और इनका उपयोग अभी चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर किया जा रहा है कि कैंसर के इलाज के लिए नैनो मिसल्स का प्रयोग कैंसर के इलाज के लिए किया जाएगा। कि विभिन्न प्रकार की जो कैंसर की जो दवाइयाँ हैं, वो बनाई जाएंगी नैनो मिसल्स के द्वारा। कि नैनो मिसल जो कैंसर के जो कैंसरजेनिक जो पार्टिकल्स हैं बॉडी के अंदर, उनको पकड़ करके बाहर निकाल देंगे। जिस तरीके से साबुन कपड़े से गंदगी निकालती है, कुछ इसी तरीके की टेक्नोलॉजी है जिनको जो नैनो मिसल्स के द्वारा किया जाएगा। कुछ इसी तरीके का प्रोसेस होगा। तो आप नैनो मिसल्स याद रखना कि नैनो मिसल्स है, अभी रिसेंटली प्रैक्टिस के अंदर है, इनोवेशंस के अंदर है नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर, जिसका प्रयोग कैंसर की दवाइयाँ बनाने के लिए किया जाएगा। दूसरा, अभी करंट के अंदर, अभी रिसेंटली जो न्यूज़ के अंदर और रिसेंटली जो प्रैक्टिस के अंदर आ रही है, वो है नैनो यूरिया। अभी नैनो यूरिया है, उसका इफ़को द्वारा अभी नैनो यूरिया की बोटल्स आ रही है। देखो, ये रही आपके सामने, ये नैनो यूरिया की बोतल। जो 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 साधारण जो ट्रेडिशनल यूरिया आती है अपने पास में, जिसको हम छिड़कते हैं, उससे एक तो ये सस्ती पड़ेगी। दूसरी, ये एक बोतल होगी वो एक बोरी के बराबर असरदार होगी। कि एक बोतल के अंदर इतनी यूरिया होगी जो एक बोरी जितना, एक पूरी बोरी है यूरिया की, वो जितना असर करेगी वो पूरी ये एक बोतल ही उतना असर कर सकती है। इसका ये होता है कि इसको पानी के अंदर घोल करके और फिर तरल रूप से इसको फसलों के ऊपर छिड़का जा सकता है। तो ये नैनो यूरिया अभी प्रैक्टिस के अंदर है और किसान भी इसका वाइडली यूज़ कर रहे हैं और ये मार्केट के अंदर भी अभी बहुत ज़्यादा चल रही है। तो नैनो यूरिया, और जो रासायनिक क्षेत्र में इसे कार्बामाइड कहा जाता है। कार्बामाइड नैनो यूरिया का ही एक रासायनिक नाम है। ये एक रंगहीन, गंधहीन, स्वेद, रवेदार, जहरीला ठोस पदार्थ है और यह जल में अति विलय होता है। और अभी नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर एक एंटीवायरल नैनो कोटिंग फेस मास्क का भी प्रयोग किया गया है। एंटीवायरल नैनो कोटिंग फेस मास्क, ये जो पीपी किट होती है जो कोरोना के टाइम में डॉक्टर पहनते थे, पीपी किट का पूरा नाम पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट होता है।
पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, जो पीपीई जिसका शॉर्ट फॉर्म है। अभी एक नैनो में एक सिल्वर जेल भी आया है मार्केट के अंदर। नैनो में एक सिल्वर जेल है, इसका प्रयोग किया जाता है घाव प्रबंध में और सूक्ष्म जीवी संक्रमण के अंदर, सूजन के अंदर, कि शरीर के ऊपर कहीं पर चोट लग गई तो उस चोट के ऊपर किसी तरीके का कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं हो, उसके लिए नैनो में एक सिल्वर जेल का प्रयोग किया जाता है। ये भी अभी मार्केट के अंदर अभी रिसेंटली ही इसका इनोवेशन हुआ और मार्केट के अंदर ये उपलब्ध है। एक है सीएनटी, कार्बन नैनो ट्यूब। इसको वाइडली एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है और ये सबसे ज़्यादा बड़ा इनोवेशन है जो नैनो टेक्नोलॉजी का, वो एक सीएनटी का भी है। जैसे कि रोज़मर्रा की वस्तुएं होती हैं वो सीएनटी से बनाई जाती हैं। कार्बन नैनो ट्यूब, कार्बन नैनो ट्यूब की स्ट्रक्चर कैसी होती है? ये एक बेलनाकार संरचना होती है, बेलनाकार संरचना होती है, इस टाइप की संरचना होती है कार्बन नैनो ट्यूब की, जिससे कपड़े भी बनाए जाते हैं और स्पोर्ट्स गियर भी बनाए जाते हैं। ये एक लचीला पदार्थ होता है, ये एक लचीला होता है, सीएनटी एक लचीली होती है और बहुत ही हार्ड होती है। इसलिए इससे जो रैकेट और जो स्पोर्ट्स के जो सामान होते हैं ना, जो टेनिस वगैरह खेलते हैं, उसके रैकेट भी सीएनटी के बनने लगे। और भी कई हल्के पदार्थ हों और बहुत हार्ड हो, जिनमें बहुत अच्छी स्ट्रेंथ हो, वो सारे सीएनटी के बनाए जाते हैं। तो इसके लिए युद्ध जैकेट्स होंगी कि सीएनटी बहुत हल्का भी होगा, जिससे युद्ध जैकेट बनेंगी। तो ये बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह होती हैं, युद्ध जैकेट का मतलब बुलेट प्रूफ जैकेट समझ लो आप, वो सारी सीएनटी की बनाई जा रही हैं। तो सीएनटी भी एक नैनो टेक्नोलॉजी का एक बहुत अच्छा इनोवेशन है। अभी रिसेंटली एक चीज़ और आई है जिसको बोलते हैं सुपर हाइड्रोफोबिक कोटिंग। ये भी नैनो टेक्नोलॉजी का ही एक इनोवेशन है। ये किसके द्वारा बनाई गई है? आईआईटी धनबाद और इंडियन आईएसएम धनबाद, आईआईटी और आईएसएम धनबाद के द्वारा बनाई गई है, और एक ओयो यूनिवर्सिटी। ये 3 यूनिवर्सिटी हैं, इन सभी की टेक्नोलॉजी है, इन सभी के जो रिसर्चर हैं उन सभी ने मिलकर के इस टेक्नोलॉजी को बनाया है। इसमें सुपर हाइड्रोफोबिक का मतलब ये होता है सतह पर न चिपकने की प्रवृत्ति। मतलब इससे आप कोई कपड़ा बनाओगे तो उसके सतह पर किसी भी तरीके का पानी है, पानी में भी नहीं भीगेगी वो, किसी तरीके की गंदगी भी नहीं लगेगी, मिट्टी भी नहीं लगेगी। इस टाइप का एक मटेरियल आपने बनाया है जिसकी प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके की होगी। ये भी नैनो, जिसकी नैनो कोटिंग आप किसी चीज़ के ऊपर कर दोगे, किसी वस्तु के ऊपर कर दोगे तो उसके ऊपर कुछ भी नहीं चिपकेगा। कपड़ों के ऊपर कोई कोटिंग कर दोगे तो उसके ऊपर भी कुछ नहीं चिपकेगा। इस टाइप का प्रिंसिपल इसका रहेगा। अब है भारत में नैनो मिशन के बारे में, कि भारत में नैनो टेक्नोलॉजी कब से आई और कब से प्रैक्टिस में आई और कब से भारत ने इसके ऊपर इनोवेशन करना शुरू किया। डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डीएसटी वो डिपार्टमेंट है, उसने नैनो विज्ञान के क्षेत्र में 2001 में नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पहल NIST नामक एक आदर्श कार्यक्रम शुरू किया था। किसने किया था? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। कब किया था? 2001 में। देश में नैनो प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा मई 2007 में इस मिशन की शुरुआत की गई थी। शुरुआत कब की गई थी इस मिशन की? 2007 में। और ये एक अम्ब्रेला कार्यक्रम है। इतना ही इसके बारे में पता है। और देखो, जनरली नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैंने जितनी भी एग्जाम्स के अंदर देखा है। तो आप जो साइंस की जो करंट जीके है वो आप ज़्यादा देखना, कि अभी रिसेंटली नैनो टेक्नोलॉजी है, उस नैनो साइंस है, उसके क्षेत्र के अंदर कभी रिसेंटली क्या क्या नए इनोवेशंस हुए हैं, क्या क्या नई नई चीज़ें मार्केट के अंदर आई है, उन्हीं से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इससे ज़्यादा डिटेल के अंदर नैनो के अंदर है भी नहीं अपने पास से पढ़ने के लिए। अभी रिसेंटली एक नई पॉलिसी और आई है जिसको है इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी। ये अभी रिसेंटली गवर्नमेंट है उसके भी नए एफर्ट हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो ही सबसे ज़्यादा सड़कों पर चलना चाहिए, क्योंकि ये एक ऊर्जा का एक नया सोर्स है। ट्रेडिशनल जो सोर्सेज हैं, अपने पास में पेट्रोल डीजल है, भविष्य में जाकर के इनकी कमी भी पड़ सकती है। तो इसलिए अपने को ऊर्जा के किसी दूसरे सोर्स के ऊपर अपने को चेंज होना पड़ेगा। और सबसे बेस्ट सोर्स ये लगा है इलेक्ट्रिक वाला, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के अपने पास में बहुत सारे मेथड होते हैं, जबकि पेट्रोल और डीजल वो तो एक फिक्स रिसोर्सेज है, वो ख़त्म हो जाएंगे तो ख़त्म हो जाएंगे, उनको हम वापस जनरेट नहीं कर सकते। इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और इनके ऊपर रिसर्च भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अभी इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि बैटरी चार्जिंग की। आप कहीं पर जा रहे हो, बैटरी कहीं पर यदि डिस्चार्ज हो गई तो आप उस बैटरी को चार्ज करवाओगे तो वापस कुछ टाइम लगेगा। यदि फास्ट चार्जर से भी चार्ज करवाते हैं तो कंपनियां आज के टाइम में क्लेम करती हैं कि आपको कम से कम आधा घंटा या पौन घंटा लगेगा पूरी बैटरी चार्ज होने में। और कुछ ये एक लिमिटेशन है, ये एक अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसके लिए सरकार एक नई पॉलिसी लेकर के आई। उसमें यह है कि आप जा रहे हो कहीं, रास्ते में आपकी बैटरी डिस्चार्ज होगी
तो आप कुछ बैटरी स्वेपिंग स्टेशन होंगे, वहाँ पर आप अपनी डिस्चार्ज बैटरी को रख दो और वहाँ से चार्ज की हुई बैटरी को वापस अपनी गाड़ी के अंदर लगा लो। इस तरीके की रिमूवेबल बैटरी होंगी। जिस तरीके से गैस सिलेंडर होता है, ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पर हम खाली रख जाते हैं और भरा हुआ ले आते हैं। कुछ इसी तरीके की टेक्निक होगी कि बैटरी होगी वो डिसमेंटल हो सकेगी और वापस नहीं दूसरी बैटरी चेंज करके लगाई जा सकेगी। इस टाइप की चीज़ें आएंगी जो ये अभी पॉलिसी आ रही है, जिसको इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी स्वेपिंग पॉलिसी बोल रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उसके अंदर काम में आने वाली बैटरियां कौन कौन सी होती हैं और कितने कितने टाइप की होती हैं, ये देखो। इसके अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर एक तो लेड एसिड बैटरी होती है, जो अपनी ट्रेडिशनल बैटरी होती है वो लेड एसिड बैटरी होती है जो इन्वर्टर वगैरह के अंदर लगाते हैं। दूसरी लिथियम आयन बैटरी होती है, तीसरी सोडियम आयन बैटरी होती है। ये अभी रिसेंटली जो प्रैक्टिस में आई है वो सोडियम आयन बैटरी है। देखो, इस बैटरी की कैपेसिटी कम होती है, इसकी इससे ज़्यादा होती है, इसकी इससे ज़्यादा होती है। ये सबसे कम, ये ज़्यादा, ये ज़्यादा, ये इसकी ऐसे सीक्वेंस है कि ये कम एफिशिएंट है, ये ज़्यादा एफिशिएंट है, ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है ये बैटरी। लिथियम आयन के बाद में सोडियम आयन बैटरी ये ज़्यादा एफिशिएंट है। जो सस्ते इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जो स्कूटर वगैरह हैं, उनके अंदर लेड एसिड बैटरी आती थी, और लिथियम आयन बैटरी और सोडियम आयन बैटरी जो कार वगैरह है उनके अंदर आती है। जो अपना मोबाइल वगैरह होती है उसमें भी लिथियम आयन बैटरी होती है। अब एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक है पिक्सल। एग्जाम के अंदर ये पिक्सल वर्ड कई बार आ जाता है और कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और बहुत ही आसान होता है। पिक्सल की थ्योरी आपको हर कहीं पर पढ़ने को भी नहीं मिलेगी, और ये कईयों कंफ्यूज करता है, और लेकिन ये बहुत ही आसान और इजी टॉपिक है। मैं आपको पिक्सल के बारे में कुछ डिटेल और कुछ आपके सारे कंसेप्ट हैं वो क्लियर कर देता हूँ। बहुत ही इजी है पिक्सल की थ्योरी क्या होती है। देखो, कोई भी कंप्यूटर स्क्रीन होती है, मॉनिटर की स्क्रीन होती है, कंप्यूटर के मॉनिटर लगा होता है, मॉनिटर की स्क्रीन होती है। अब देखो, कई लोग तो मुझे ऐसे ही मिलते हैं जो अभी भी इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि जो कंप्यूटर होता है उसकी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं। देखो, इनपुट डिवाइसेस तो वो होती हैं जिनसे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। जैसे कि माउस हो गया, माउस से हमने क्लिक किया किसी इमेज के ऊपर, तो वो तो इंस्ट्रक्शंस दिए हमने कंप्यूटर को, तो माउस क्या हो गया, कंप्यूटर के लिए इनपुट हो गया। और स्क्रीन होगी कंप्यूटर की, जो मॉनिटर होता है जिसके ऊपर अपने को फोटो दिखी, वो आउटपुट डिवाइस है कि जहाँ से अपने को कंप्यूटर ने आउटपुट दिया। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है जिसने अपने को कागज़ निकाल करके दिया। कंप्यूटर यदि अपने को कुछ दिखा रहा है, कुछ दे रहा है, या तो दिखाएगा या फिजिकली कुछ देगा। फिजिकली अपने को प्रिंटर से देगा और दिखाएगा अपने को स्क्रीन के द्वारा, और या सुनाएगा सुनाएगा स्पीकर के द्वारा। ये तीन चीज़ें देख लो बेसिकली। ये सारी आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर आउटपुट डिवाइस होगी, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस होगी, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होगी। इस तरीके की और भी चीज़ें हो सकती हैं। ये बेसिक बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई जो डेली प्रैक्टिस के अंदर हम देखते हैं। पिक्सल के बारे में बात करें तो कोई भी फोटो है, कोई भी इमेज होगी, वो पिक्सल के रूप में बनती है। पिक्सल क्या होता है, जो कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है उसके ऊपर बहुत छोटे छोटे डॉट होते हैं। उस डॉट की प्रॉपर्टी ये होती है, वो डॉट किसी भी कलर का हो सकता है। देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक डॉट होता है, स्क्रीन के ऊपर बने होते हैं। जैसे कि ये मॉनिटर की स्क्रीन होती है, इसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे डॉट होते हैं। अब ये डॉट होता है, इसका कोई फिक्स कलर नहीं होगा, ये अपना कलर वोल्टेज के हिसाब से चेंज करता है। जैसे कि अपने को रेड दिखता है, तो रेड का सपोज फॉर एग्जांपल कुछ 0.05 वोल्टेज हो गया, तो 0.05 वोल्टेज उस पिक्सल को मिलेगा, तो उसकी जो एलईडी होगी वो 7 कलर, मतलब कि 7 कलर किसी भी कलर के अंदर चेंज हो सकती है। उसको जितना वोल्टेज मिलेगा वो उसी कलर की हो जाएगी। इस टाइप की इंजीनियरिंग होती है जो पिक्चर डिस्प्ले होती है उसके अंदर। तो अपने को किस टाइप की पिक्चर होगी उसके अकॉर्डिंग अंदर पीछे की ओर उसको वोल्टेज मिलेगा उन सभी पिक्सल्स को, और वो इस टाइप के कलर फॉर्म कर लेंगे और अपने को वो इमेज दिख जाएगी। जैसे कि 3 कलर, देखो बेसिकली 3 ही कलर होते हैं अपने जो स्क्रीन होती है ना इसके अंदर। एक तो रेड, एक ग्रीन, एक ब्लू। इसके अलावा जो चौथा जितने भी कलर होंगे ना, आपको कितने भी कलर बनाएगा, वो इन 3 कलर के कॉम्बिनेशन से ही कंप्यूटर बनाएगा कि आपको कैसा कलर बनाना है। रेड ग्रीन का जो मिक्सचर होगा वो बना देगा तीनों का मिक्सचर। इन तीनों को मिक्स करके ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर बनेंगे। जैसे कि ये कंप्यूटर स्क्रीन है, इसको मैंने जूम करके देखा तो इस टाइप के छोटे छोटे पिक्सल होंगे। ये छोटे छोटे डॉट डॉट दिख रहे हैं, ये सारे एलईडी हैं। ये इनको सभी को पिक्सल बोलते हैं। एक को एक पिक्सल बोलते हैं। एक जो स्क्वायर होगा जिसका एक फिक्स कलर होगा, उसको एक पिक्सल बोलते हैं। एक इमेज के अंदर जितने ज़्यादा एक इमेज के अंदर पिक्सल होंगे, उन्हीं को ही वो उस इमेज का वही उसका रिजोल्यूशन होगा। देखो, इसकी एक बेसिक सी डेफिनेशन है, वो बात करें तो किसी कंप्यूटर स्क्रीन पर बनने वाले चित्र की सबसे छोटी इकाई, बिल्डिंग ब्लॉक्स भी बोलते हैं, जिसको पिक्सल बोलते हैं। जैसे कि हेलो लिखा हुआ है, ये बड़े बड़े पिक्सल्स में दिख रहा है। देखो, हेलो के ऊपर एक सर्किल सा बनाया है, तो इसका एक पिक्सल है। ये छोटे छोटे दिख रहे हैं ग्रीन ग्रीन से, जैसे ग्रीन वाला ये स्क्वायर है, ये पिक्सल है।
ये सारे पिक्सल्स को मिला करके इसने हेलो बनाया, यहाँ पर एक फ़ोटो बनाई है। एक आता है एग्जाम के अंदर रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन क्या होता है, देखो देखो इधर मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक स्क्रीन है, इसके अंदर क्या है, रिजोल्यूशन क्या होगा, डीपीआई के अंदर होता है। कई बार हम देखते हैं ना कि आप स्कैन करो, कि कई एग्जाम्स के अंदर हम फोटो भी अपलोड करते हैं किसी फॉर्म भरते टाइम में किसी एग्जाम का, तो उसमें होता है ना आपकी फ़ोटो कम से कम इतने डीपीआई का की होनी चाहिए। उसका मतलब यही होता है कि आपकी फ़ोटो की क्लियरिटी कितनी होनी चाहिए। डीपीआई का मतलब क्लियरिटी से समझ लो, आप रिजोल्यूशन से समझ लो। जैसे कि एक डीपीआई का मतलब क्या होगा, एक डीपीआई का मतलब यही है कि ये उदाहरण के रूप में एक फोटो है जो 2 पिक्सल हाइट में है, 2 पिक्सल विड्थ में। ये टोटल स्क्रीन है 3 इंची की और 4 इंची की। स्क्रीन की साइज उतनी उतनी है। इसमें का रेजोल्यूशन कितना, 1 dpi मान लिया। यदि इसका रेजोल्यूशन 2 dpi दुगुना करना है, तो स्क्रीन की साइज तो उतनी की उतनी ही रहेगी। तो इसमें क्या करेंगे हम, पिक्सल होंगे वो दुगुने कर देंगे। ठीक है, ये जितने भी पिक्सल इस साइड में 3 थे, 3 की जगह यहाँ पर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 3 थे तो इसको कर दिया 6, 3 इधर 3 इधर, 2 dpi हो गया ना। और इधर 4 थे, 4 4 8 ऐसे कर दिए। ठीक है, और फोटो अपनी उतनी की उतनी रहेगी, 2 dpi, 2 पिक्सल के अंदर ही। इसलिए पिक्सल बढ़ जाते हैं, जो हाई डीपीआई की फ़ोटो रहेगी उसके अंदर पिक्सल बढ़ जाएंगे। इसमें 2 dpi रिजोल्यूशन हो जाएगा, ये 1 dpi रिजोल्यूशन हो जाएगा। ये देखो कि ये रिजोल्यूशन फॉर एग्जांपल 160 dpi है, तो ये 320 dpi हो गया, ये 640 dpi हो गया। इसका दुगुना करना है अपने को, तो इसमें हमने पिक्सल बढ़ा दिए, पिक्सल बढ़ा दिए, और इसमें हमने दुगुने पिक्सल काम में ले लिए। इसका पिक्सल क्या करें, इससे भी दुगुना बढ़ा दिया, और इसके टोटल डबल कर दिए हमने यहाँ पर आकर के। ये 4 पिक्सल के अंदर होगी, ये 2 पिक्सल के अंदर होगी, ये 1 पिक्सल के अंदर है। देखो ऊपर वाले में पिक्सल सेम था, नीचे वाले में पिक्सल हम बढ़ा रहे हैं। तो रिजोल्यूशन, ये सेम पिक्सल के अंदर रिजोल्यूशन है, ये डिफरेंट डिफरेंट पिक्सल के अंदर रिजोल्यूशन है। तो जिसका जितना ज़्यादा डीपीआई होगा उतना ही अच्छा रिजोल्यूशन होगा। देखो आप ज़्यादा इसके डिटेल के अंदर मत जाना, एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा कि कौन से का रिजोल्यूशन, कौन सी क्लियरिटी ज़्यादा होगी। जिसका डीपीआई ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा क्लियरिटी होगी, जिसका ज़्यादा डीपीआई होगा उसमें उतने ही ज़्यादा पिक्सल होंगे। ठीक है, अब एक आता है कि स्क्रीन, जैसे कि आपके सामने आता है आपका कंप्यूटर 42 इंच का है, 32 इंच का है, वो सारी होती है इसकी ये वाली लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है वो उसकी कंप्यूटर स्क्रीन के इंचेज होते हैं। डायगोनल लेंथ, डायगोनल लेंथ बोलते हैं इसको, ये नापी जाती है कितने इंच का आपका टीवी है। अब आपकी जो स्क्रीन है, मॉनिटर मान लो चाहे मोबाइल मान लो, किसी की मान लो, उसका रिजोल उसकी क्लियरिटी कितनी अच्छी है वो डिपेंड करेगा उसके पिक्सल के ऊपर, कि उसके हॉरिजॉन्टल कितने पिक्सल हैं, वर्टिकल कितने पिक्सल हैं। ये कितने 1920 पिक्सल मल्टीप्लाई बाई 1080 पिक्सल, मतलब 1920 ऐसे है, 1080 ऐसे है। तो कई बार लिखा होता है 1920 मल्टीप्लाई बाई 1080, इसका मतलब ये रिजोल्यूशन होता है। ठीक है, अभी रिसेंटली 2022 के अंदर जो प्रोसेसर अपने पास में आते हैं, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि ये प्रोसेसर का नाम है या फिर किसका नाम है, क्या चीज़ है। कंप्यूटर की जो बेसिक होती है उसके अंदर पूछ लिया जाता है। कंप्यूटर से रिलेटेड तो कम पूछ रहे हैं आजकल, जो मोबाइल से रिलेटेड ज़्यादा पूछ रहे हैं। ये सारे मोबाइल के प्रोसेसर हैं जो मार्केट के अंदर अभी रिसेंटली है। एक तो क्वालकम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर होता है, ये प्रोसेसर है मॉनिटर का उसका मोबाइल का प्रोसेसर है क्वालकम। क्वालकम एक कंपनी है जो बनाती है, स्नैपड्रैगन उसका वर्जन है। तो क्वालकम स्नैपड्रैगन के नाम से भी मिल जाएगा आपको, ये प्रोसेसर होता है। एप्पल मोबाइल प्रोसेसर, जो एप्पल के प्रोसेसर होते हैं, एप्पल खुद बनाती है। क्वालकम के प्रोसेसर आपको अलग सैमसंग टाइप के मोबाइल्स होते हैं उनके अंदर मिल जाते हैं स्नैपड्रैगन प्रोसेसर। एक होता है इंटेल एटम एंड कोर एम प्रोसेसर, ये जनरली कंप्यूटर के अंदर मिलते हैं आपको। एनवीडिया ये कंपनी है, टेग्रा इसका प्रोसेसर आता है, टेग्रा नाम करके। एक मीडिया टेक का प्रोसेसर आता है, ये मोबाइलों के अंदर एक हाई सिलिकन का प्रोसेसर होता है। और एक सैमसंग के मोबाइल्स होते हैं, तो सैमसंग ने अपना खुद का प्रोसेसर भी बना जाता है जिसको एक्सीनोज बोलते हैं, सैमसंग एक्सीनोज। ये प्रोसेसर्स के नाम एक बार इनको जरूर पढ़ लेना, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि कौन सा एक प्रोसेसर है। तो ये सारे प्रोसेसर की कंपनी है जो रिसेंटली अभी काम में आ रही है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा जाता है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है।
कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स के भी नाम आपको पता होना चाहिए। एक आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम जो एप्पल के मोबाइल्स होते हैं या एप्पल के जो लैपटॉप वगैरह कंप्यूटर आते हैं उनके अंदर डलता है, जो आईओएस बोलता है जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम। एक सीरीन होता है, एक काई होता है, काई ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक उबंटू भी है, एक टाइजन भी है, एक हारमोनीज भी है, हारमोनीज। ये चाइना की जो कौन सी कंपनी है, एक चाइना की कंपनी है। तो चाइना के प्रोडक्ट आते हैं जिनके मोबाइल भी आते हैं और कंप्यूटर भी आते हैं, उसके अंदर डलता है, उसका नाम आप मुझे बताना। एक एंड्रॉयड के बारे में, अभी एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन है वो है एंड्रॉयड 13 आ रहा है। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है कि एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है। ठीक है, ये एंड्रॉयड 13 आ रहा है 2022 में। आप पढ़ रहे हो इस वीडियो को, 2022 में एंड्रॉयड 14 होगा, वो 2022 के दिसंबर या 2023 तक आ जाएगा मार्केट के अंदर। ये एंड्रॉयड 13, तो एंड्रॉयड की जितने भी वर्जन है ये उसका लोगो है 13 का, एंड्रॉयड 13 का ये लोगो है। और किसी न किसी फूड या फिर किसी न किसी खाने की चीज़ से रिलेटेड एंड्रॉयड के वर्जन होते हैं, उनका नाम होता है। ये एक डेजर्ट डिश है, डेजर्ट डिश होती है ना, टीरामिसू। इसके नाम पे एंड्रॉयड 13 को टीरामिसू भी बोलते हैं। ये आप याद रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एंड्रॉयड 13 का जो डेजर्ट है 13 का नाम है वो क्या दूसरा, जिसका नाम है टीरामिसू। जैसे लॉलीपॉप वगैरह ऐसे थे ना नाम एंड्रॉयड के, उसी तरीके से एंड्रॉयड 13 का टीरामिसू। ये इटालियन डिश है, इटली की डिश है ना, याद रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके साथ ही मेरा वीडियो ख़त्म होता है। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।